रामेश्वर नाथ काउ 10th में 1918 से लेकर 20 जनवरी 2002 तक भारतीय जासूस थे और 1968 से 1977 तक भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RNW) की स्थापना के पहले प्रमुख थे। काउ भारत के मुख्य खुफिया अधिकारियों में से एक थे और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निर्माण में मदद की। उन्होंने भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में सचिव अनुसंधान की पदस्थापना की, जो तब से सभी रॉ निर्देशकों के पास होती है। उनके लंबे करियर के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निजी सुरक्षा प्रमुख के रूप में कार्य किया और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी योगदान दिया। उन्होंने एविएशन रिसर्च सेंटर (ARC) और संयुक्त खुफिया समिति की स्थापना भी की। काउ बहुत निजी व्यक्ति थे और सेवानिवृत्ति के बाद सार्वजनिक रूप से उन्हें बहुत कम देखा गया। काउ का जन्म 10th में 1918 को उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर बनारस, वर्तमान में वाराणसी, में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था, जो जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले से आए थे। यहाँ उन्होंने 1932 में मैट्रिक और 1934 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1936 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से कला स्नातक बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री करने का विकल्प चुना। उन्होंने 1940 से कुछ समय पहले अपनी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। काउ ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1940 में भारतीय इंपीरियल पुलिस में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने कानूनी पेशा को छोड़ दिया। उनकी पहली पोस्टिंग सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में कानपुर में हुई। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के तहत उन्हें स्वतंत्रता की पूर्ण संध्या पर नियुक्ति मिली, जब इसे PN मलिक के तहत पुनर्गठित किया जा रहा था। उन्हें VIP सुरक्षा के प्रभारी बनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा भी शामिल थी। रामेश्वर नाथ काउ, जिन्हें उनके मित्र और सहकर्मियों के बीच रामजी के नाम से भी जाना जाता था, बेहद निजी व्यक्ति थे। उन्हें सार्वजनिक रूप से बहुत कम देखा जाता था। अपने जीवन को जासूसी और रोमांच को समर्पित करने के कारण उनके लिए सार्वजनिक रूप से मिलना जुलना मुश्किल था। वे वैरागी व्यक्ति थे और अपने नई दिल्ली में स्थित बंगले में जिंदगी जी रहे थे, जहां उनका सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। 2002 में उनके 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी मालिनी काउ शामिल थी, जिनसे उनकी शादी को 60 इयर्स कंप्लीट हो गए थे, और उनकी बेटी अचिला कौल भी है। काउ को अंतर्राष्ट्रीय खुफिया समुदाय में काफी पसंद किया जाता था। उनकी कार्य प्रणाली को उनके सहयोगी और प्रधानमंत्री जैसे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने बहुत सम्मान दिया। फ्रांसीसी बाहरी खुफिया एजेंसी या SDEC सर्विस फॉर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन एंड काउंटर इंटेलिजेंस के पूर्व प्रमुख काउंट अलेक्जेंडर डी मॉरिशस ने काउ को 1970 के दशक के 5 महान खुफिया प्रमुखों में से एक के रूप में पुनर्निर्दिष्ट किया था। डी मॉरिशस ने काउ की प्रशंसा की क्योंकि काउ ने रॉ को एक पेशेवर खुफिया संगठन के रूप में स्थापित किया और रॉ के गठन के 3 साल की अवधि के भीतर भारतीय उपमहाद्वीप के रणनीतिक चेहरों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 के दशक के दौरान उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री कामे नक्रुमा की सरकार को घना में एक खुफिया और सुरक्षा संगठन स्थापित करने में मदद करने के लिए भेजा। एयर इंडिया की L749A विमान था, जो 11 अप्रैल 1955 को मुंबई और हांगकांग से इंडोनेशिया के जकार्ता बांडुंग सम्मेलन में प्रतिनिधियों को ले जाने के लिए उड़ान भर रहा था। इस यात्रा के दौरान हवाई में विस्फोट हो गया और विमान प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में सवारी यात्रियों में से 16 लोगों की मृत्यु हो गई। जांचकर्ताओं का मानना था कि विमान में रखे गए टाइम बम के कारण विस्फोट हुआ था, जिसे चीनी राष्ट्रवादी पार्टी के एक गुप्त एजेंट की साजिश के रूप में भी जाना जाता है। यह एजेंट चीनी प्रधानमंत्री जोऊ एनलाई की हत्या करने की कोशिश कर रहा था और वो विमान में सवार थे। काउ ने इस दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच करने के लिए ब्रिटिश और चीनी एजेंटों के साथ मिलकर काम किया। 1977 में जब कांग्रेस पार्टी ने जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव हारा, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सत्ता परिवर्तन हुआ। इसके कारण काउ के राजनीतिक मंडल में उनकी भूमिका पर गहरा संदेह पैदा हुआ। हालांकि काउ ने निजी तौर पर श्रीमती गांधी को आपातकाल की घोषणा न करने की सलाह दी। आपातकाल के बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार सत्ता में आई, तो काउ को संदेह था कि कैसे नए नेताओं का प्रतिक्रिया आएगी, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से इंदिरा गांधी पर जासूसी करने के लिए हमला किया था। उन्होंने चुपचाप इस्तीफा दे दिया और लोगों से दूर रहे।
उन्हें गहन जांच के बाद सभी दोषों से मुक्त कर दिया गया। 1980 में जब इंदिरा गांधी की वापसी हुई तो उन्हें फिर से लौटना पड़ा। वे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दोनों के सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम किए। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के ऑपरेशन जिब्राल्टर के विफलता के बाद भारतीय राजनीति ने सैन्य उद्देश्यों के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक अलग संगठन की स्थापना की आवश्यकता महसूस की। काओ को स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चुना था, जो नेहरू के व्यक्तिगत सुरक्षा प्रमुख के रूप में उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। घाना से लौटने के बाद उन्हें ओडिशा के चारबाटिया में नवनिर्मित एविएशन रिसर्च सेंटर का पहला निर्देशक बनाया गया। 1965 के भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद देश के खुफिया तंत्र के पुनर्गठन की आवश्यकता हुई, क्योंकि वास्तविक समय में विदेशी खुफिया जानकारी राजनीतिक आवश्यकता बन गई थी। 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आईबी को विभाजित करके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की। आईबी ने घरेलू खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम किया, जबकि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएनडब्ल्यू को भारत की प्राथमिक बाहरी खुफिया एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व और विशेष रूप से दक्षिण एशिया की निगरानी करना था। काओ को कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के पद के साथ नए संगठन के प्रमुख के रूप में चुना गया। उनका कार्यकाल जो 1968 में शुरू हुआ लगभग 10 साल तक चला और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ उनका अच्छा संबंध था और उन्होंने उन पर पूरा भरोसा जताया। 1960 के दशक के अंत में पूर्वी पाकिस्तान में समस्या बढ़ने लगी और इसके संदर्भ में इंदिरा गांधी के साथ काओ की मुलाकातें अधिक होने लगी। विक्टर लर्नगर, जो काओ के लंबे समय तक सहयोगी रहे हैं, वो कहते हैं कि खुफिया तंत्र एक ऐसा कार्य प्रणाली है जो केवल बोले गए शब्द पर निर्भर नहीं करता, बल्कि कभी कभी आप संकेतों और शारीरिक भाषा को समझ सकते हैं। काओ का इंदिरा गांधी के साथ वैसा ही तालमेल था। काओ को अब रॉ के पदाधिकारियों के साथ मिलकर पाकिस्तान से संबंधित मामलों पर काम करना था। इसमें डीपी धर, पीएन अफसर और टीएन कॉल जैसे पीएमओ के सलाहकार शामिल थे। इस दौरान पूर्व पाकिस्तान के साथ भी तेजी से संबंध बढ़े। वह यहाँ काम करने के लिए तैयार किए गए गुप्त योजनाओं और सूक्ष्म जानकारियों का उपयोग करते थे। इसके अलावा भारत ने मुक्ति वाहिनी के सदस्यों को प्रशिक्षित करने और उन्हें सशस्त्र बलों के लिए तैयार करने का ध्यान दिया। पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट की शुरुआत के बाद रॉ ने बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के आरंभिक दिनों में वे मुक्ति वाहिनी को हथियार और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करते रहे। सामूहिक हत्या और जघन्य अत्याचारों के बीच काओ ने गुप्तचर उपयोग करके पूर्वी पाकिस्तान के स्थानीय जनता को हथियार सप्लाई करते और अस्थायी सरकार के खिलाफ उठ रही निराशा का लाभ उठाते। उसके बाद रॉ को हरी झंडी मिली। रॉ ने सीमा पर गुप्तचर प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए और विद्रोही स्थानीय बंगाली लोगों को सेना में प्रशिक्षित करना शुरू किया। पूर्व पाकिस्तान के साथ काओ के घनिष्ठ संबंध बनाए रखे गए। 1975 मई में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने काओ को ढाका भेजकर उन्हें शेख मुजीबुर रहमान को उनकी हत्याकांड की चेतावनी देने के लिए कहा। काओ को 1975 में सिक्किम को भारत में 22वें राज्य के रूप में विलय करने का श्रेय भी दिया जाता है। वे उन लोगों में से एक थे जिन्होंने इस भविष्यवाणी की और इस तथ्य को पहचाना था कि सिक्किम को चीन जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों के हाथों में जाने से पहले भारत में विलय किया जाना चाहिए। दिल्ली ने उस समय रॉ द्वारा किए गए अच्छे कामों को स्वीकार किया था। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि 70 और 80 के दशक में काओ की रॉ में महत्वपूर्ण भूमिका थी। काओ भारतीय और दक्षिण एशिया खुफिया समुदाय के बीच एक किंवदंती है, जिन्होंने बहुत कम समय में रॉ को एक दुर्जय शक्ति के रूप में तैयार किया। उनके जूनियर्स भी उनका सम्मान करते हैं। उनका प्रभाव इतना था कि इस दौरान उनके नियंत्रण में काम करने वालों को प्यार से काउबॉय कहा जाता था। हालांकि रॉ की स्थापना 1968 में हुई थी, लेकिन 1971 के युद्ध तक यह एक बहुत कुशल और दुर्जय शक्ति बन गई थी। काओ को रॉ के अस्तित्व के सिर्फ 3 वर्षों में एक नए राष्ट्र के निर्माण में मदद करने का श्रेय दिया जाता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।